हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट एग्ज़ाम की सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक रहेगा लर्निंग, जिसे हम कहते हैं सीखना। लर्निंग, सीखना। देखिए, ये जो सीखना है ना, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तभी से सीखना शुरू करता है और मृत्यु पर्यंत वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मनुष्य अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। यहाँ पर जो लर्निंग है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से होती है। देखिए, लर्निंग के साथ साथ एक शब्द और आता है, एक्विजिशन। एक्विजिशन का क्या मतलब है? एक्विजिशन का मतलब होता है अपने आसपास से स्वतः ही कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेना। जैसे बच्चा अपने आसपास से भाषा को ग्रहण कर लेता है, जिस तरह की लैंग्वेज उसके आसपास बोली जाती है उसी भाषा को वो ग्रहण कर लेता है, उसी भाषा में वो बोलने लग जाता है। हम बच्चे को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं देते हैं, बच्चे को कोई भी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ने वहाँ की भाषा को एक्वायर कर लिया है। ये होती एक्विजिशन। और लर्निंग के लिए हमें वहाँ पर एक्टिव होना ज़रूरी है, वहाँ पर हमारी प्रेजेंस ज़रूरी है, हमारा कॉन्शियस माइंड की प्रेजेंस ज़रूरी है। तो जो ये लर्निंग है, लर्निंग से क्या होता है? जब कोई भी बच्चा कुछ भी सीखता है, लर्निंग का मतलब क्या हुआ? बच्चा कुछ भी सीख रहा है। मान लीजिए 1 साल का बच्चे ने चलना सीख लिया है, तो चलना क्या हुआ? उसके बिहेवियर में चेंज लाएगा, और वो जो चेंज होगा वो स्थायी होगा, परमानेंट होगा। स्थायी होने का मतलब क्या है? बच्चे ने एक बार चलना सीख लिया तो इसके बाद ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1 साल के बाद वो चलना भूल जाएगा। तो क्या होगा? ये जो चेंज आया, ये परमानेंट चेंज आता है, ये स्थायी परिवर्तन आता है। बच्चे ने जो एक बार सीख लिया उसे वो नहीं भूलता है। चांसेस होते हैं कि बच्चा उन चीज़ों को भूल जाए, लेकिन बिल्कुल ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही डिलीट हो जाएं वो चीज़ें। बच्चे ने जो एक बार सीख लिया, अगर वो दोबारा उसकी प्रैक्टिस करेगा तो दोबारा उसे सीख लेता है। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? परमानेंट चेंज हुआ उसके बिहेवियर में। तो लर्निंग क्या हुआ? लर्निंग है एक परमानेंट चेंज है बच्चे के बिहेवियर में, किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर में। लर्निंग में क्या क्या आता है? लर्निंग में आता है एक्विजिशन ऑफ हैबिट, आदत की फॉर्मेशन होना। बच्चे ने आदत का निर्माण कर लिया। आदत का निर्माण का क्या मतलब है? एक्विजिशन से बच्चे ने सीखा कि उसे सुबह उठना है, सुबह उठ के उसे ब्रश करना है, ब्रश करके उसे खाना खाना है। ये बच्चे ने एक हैबिट बना ली, और ये जो हैबिट बनी वो कहाँ से बनी? अपने वातावरण से बनी, उसके इन्वायरमेंट से मिली। जो बच्चा अपने वातावरण में, अपने एनवायरमेंट में होता हुआ देख रहा है, उसी चीज़ों से बच्चे ने ग्रहण करी और वो उसकी बन गई, आदत बन गई। और बच्चा ज्ञान को ग्रहण करता है, मतलब नॉलेज का एक्विजिशन करता है। बच्चे ज्ञान का ग्रहण करते हैं। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जब हम एक छोटी सी बात बच्चे को सिखाते हैं कि जहाँ से सूरज उगता है, जहाँ से सनराइज होता है, उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। ये बच्चे का ज्ञान हुआ। बच्चे ने क्या ज्ञान सीखा? बच्चा एटीट्यूड का एक्विजिशन करता है। जिस तरह का बच्चे का दृष्टिकोण होता है, बच्चा जिस तरह का दृष्टिकोण अपने आसपास देखता है, स्वतः ही बच्चा उसे एक्वायर कर लेता है। तो लर्निंग में बच्चा क्या क्या एक्वायर करेगा? हैबिट की फॉर्मेशन करेगा, एक्विजिशन ऑफ हैबिट होंगी, ज्ञान, नॉलेज की एक्विजिशन करेगा और एटीट्यूड की एक्विजिशन करेगा। जहाँ बच्चा एटीट्यूड की एक्विजिशन कर रहा है, नॉलेज की एक्विजिशन कर रहा है, किसी भी हैबिट की फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब बच्चा सीख रहा है, बच्चे में लर्निंग हो रही है। बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, बच्चे का जो व्यक्तित्व है, उसमें परमानेंट चेंज आते हैं नॉलेज के कारण। बच्चे की जो व्यक्तित्व है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, उसमें परमानेंट चेंज आते हैं लर्निंग के कारण। बच्चे का जैसा व्यक्तित्व बन रहा है, बच्चा अपने जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और जब बच्चा सीखेगा तो वहाँ पर क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है, परिवर्तन होता है। जहाँ पर भी मॉडिफिकेशन होगा, लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन चलता रहता है। चाहे वो बच्चे के एटीट्यूड में मॉडिफिकेशन हो रहा हो, चाहे बच्चे की नॉलेज में हो रहा हो, चाहे बच्चे की हैबिट्स में हो रहा हो, चाहे बच्चे की सोशल स्किल्स में हो रहा हो, चाहे बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स में हो रहा हो। जिस भी एरिया में, लगभग सभी डायमेंशंस में, सभी डायमेंशंस का क्या मतलब है? फिजिकल मतलब शारीरिक हो गया, मोरल नैतिक,
सोशल, सामाजिक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, इमोशनल भावात्मक, लैंग्वेज भाषिक, मतलब ये हर एक क्षेत्र में बच्चे के जो बिहेवियर है उसमें चेंज होता रहता है। बच्चे के जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहा है उसे ही हम लर्निंग कह रहे हैं। और लर्निंग कब होगी? जो मॉडिफिकेशन होगा, जो लर्निंग होगी वो स्थायी होगी। जब परमानेंट चेंज होगा तभी हम उसे लर्निंग कहेंगे। कई बार हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, फटीग के कारण आते हैं। जब थकान हो जाती है तब हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। हमारी बॉडी में जो चेंजेस आए, किसके कारण? थकान के कारण जो हमारी बॉडी में चेंजेस आए उसको हम लर्निंग नहीं कहते हैं। जो परमानेंट चेंज आते हैं बच्चे के बिहेवियर में उसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग को मापने के लिए कोई पैमाना नहीं होता है, लेकिन लर्निंग का हम पता कैसे लगाते हैं? बच्चे के बिहेवियर से लगाते हैं, बच्चे के व्यवहार से लगाते हैं कि किस तरह का बच्चा व्यवहार कर रहा है। सीखने से पहले बच्चे का व्यवहार किस तरीके का था और सीखने के बाद बच्चे का व्यवहार किस तरीके का है। जो व्यवहार में जो मॉडिफिकेशन आ रहा है, व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, वही लर्निंग होती है, वही सीखना होता है। जैसे बच्चे तू कह के बात करते, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपने बच्चे को कहा, आपने बच्चे को सिखाया कि बच्चे तुम नहीं कहना है, आप कह के बात करो, तो बच्चे ने आप कह के बात करना शुरू कर दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? पहले बच्चा तुम कहता था, अब बच्चा आप कह रहा है। तुमसे जो आप पर शिफ्ट हुआ बच्चा, यहाँ पर क्या हुआ? उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। यही सीखना होता है, यही लर्निंग होती है। आई होप लर्निंग के बारे में कोई भी डाउट अब आपको नहीं रहा होगा। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग कभी भी टेम्परेरी चेंज नहीं होगा, लर्निंग कभी भी अस्थायी परिवर्तन नहीं होगा। जहाँ पर भी परमानेंट चेंजेस आएंगे, जहाँ पर भी स्थायी परिवर्तन आएंगे, वहीं पर ही लर्निंग होती है। मान लीजिए एक बच्चे ने लिखना सीखना है। जब बच्चा एक बार लिखना सीख जाता है तो उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ गई। अब बच्चा लिखना सीख गया है तो अब वो लिखना शुरू कर देगा, अब वो लिखता रहेगा। हो सकता है कि उसकी राइटिंग खराब हो जाए या बहुत अच्छी हो जाए। पहले वो खराब राइटिंग लिख रहा था, उसके बाद उसने अच्छी राइटिंग लिखना शुरू कर दिया, अच्छे से लिखना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ, एक लेवल से दूसरे लेवल पे गया, खराब से वो अच्छे पे गया। यहाँ पर क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ उसकी राइटिंग में। इसे ही हम बोल रहे हैं मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। आई होप मॉडिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कि कौन सी लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सी लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग की वो होती है लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग एक दिन होगी, दूसरे दिन नहीं होगी, फिर तीसरे दिन होगी, फिर चौथे दिन नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। लर्निंग है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हो सकता है लर्निंग धीरे या ज़्यादा हो सकती है। एक दिन बच्चा ज़्यादा सीख लेता है, दूसरे दिन बच्चा थोड़ा कम सीख लेता है, लेकिन जो लर्निंग है वो हमेशा चलती रहती है। लर्निंग हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों में चलती रहती है। मतलब जो हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड और अचेतन अनकॉन्शियस माइंड, दोनों तरह से होती रहती है। चेतन मन में जब बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, जब बच्चा सीखने के लिए बैठा रहता है, जब हम फॉर्मल एजुकेशन दे रहे होते हैं बच्चे को, जब हम क्लासरूम में बैठकर मैथ की कैलकुलेशन सिखा रहे होते हैं, तो बच्चा अपना कॉन्शियस माइंड लगाता है, अपना चेतन दिमाग लगाता है। लेकिन जब बच्चा अनकॉन्शियसली, जब हम बच्चे को फॉर्मल रूप से कुछ नहीं सिखा रहे, अपने इन्वायरमेंट से इनफॉर्मली कुछ ना कुछ सीख रहा है। जैसे बच्चा मंदिर गया और बच्चे ने पूजा करते हुए देखा कि वो जो पूजा कर रहा है वो बच्चे को सिखा नहीं रहा है कि पूजा इस तरह से की जाती है, लेकिन बच्चे ने खड़े होकर देख लिया, उसे ऑब्जर्व किया और अपने माइंड में उसे अपना लिया। ये क्या हुआ? यहाँ पर बच्चे को कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी गई है, यहाँ पर बच्चा इनफॉर्मली सीख रहा है। कई बार बच्चा बिना ध्यान दिए भी कुछ ना कुछ सीख लेता है। जैसे हम जेंडर बायस की बात कर रहे थे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रहे थे, जो परंपराएं चली आ रही हैं वो धीरे धीरे बच्चा अपने परिवार, अपने वातावरण से स्वतः ही सीख लेता है, उसे कॉन्शियस माइंड की जरूरत नहीं होती है। तो जो लर्निंग है वो हमेशा चलती रहती है, चाहे वो कॉन्शियस माइंड में चले, वो अनकॉन्शियस माइंड में चले।
देखिए बच्चा ना बचपन से ही जो उसकी रुचि होती है, जो उसका इंटरेस्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करता है। कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, बचपन से ही उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, तो वो मैथ्स में ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो मैथ्स के फील्ड में ही आगे काम करना चाहते हैं कि एक बार उनका मैथ्स में इंटरेस्ट जग गया तो वो लाइफ टाइम चलता रहेगा, लाइफ टाइम वो मैथ्स के प्रति अपनी इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो जो लर्निंग है वो हमेशा चलती रहती है, सतत प्रक्रिया होती है। जो बच्चे ने बचपन से सीखना शुरू किया वो बुढ़ापे तक चलता रहता है। ऐसा नहीं कि बच्चे की सिर्फ मैच्योरिटी तक ही बच्चा सीखता है फिर उसके बाद नहीं सीखता है। बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जो लर्निंग है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग है वो गोल डायरेक्टेड होती है। गोल डायरेक्टेड का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य निर्धारित, लक्ष्य निर्देशित होती है। जो लर्निंग है वो किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए ही की जाती है। जैसे हम लर्निंग कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये क्या हुआ? हमारा गोल हुआ। सीटेट का पेपर क्वालिफाई करना क्या हो गया? गोल। तो लर्निंग क्या होगी? हमेशा गोल डायरेक्टेड होगी। बच्चा अपनी लाइफ में कुछ भी सीखना चाहता है, मान लीजिए बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है, तो वो क्या हो गया? बच्चे का गोल हो गया। साइकिल चलाना सीखना बच्चे का गोल हो गया और उस गोल को प्राप्त करने के लिए बच्चा अपने एफर्ट्स लगाता है। वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है कि बच्चा उस गोल को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जो एफर्ट्स लगा रहा है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा और वो जो लक्ष्य है वो हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा वो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए होता है, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए होता है। जब तक हमारे पास कोई गोल नहीं होगा हम लर्निंग नहीं कर सकते। आप अपने आप पर भी देख लीजिए, जब तक एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं हो जाती, जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता तब तक पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि हमें एक गोल चाहिए होता है पढ़ने के लिए। जब हमें एक गोल मिल जाता है कि हाँ अब मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, अब मुझे पढ़ना है, तभी जो लर्निंग है वो हो पाती है, तभी ही सीखना हो पाता है। तो लर्निंग है वो गोल डायरेक्टेड होती है, लक्ष्य निर्देशित होती है। जो अधिगम है वो इंटेंशनली होती है, जानबूझकर होती है, मतलब सुविचारित होती है। सुविचारित होने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी मनुष्य एक गोल डायरेक्ट करता है, कोई भी एक लक्ष्य को निर्धारित करता है, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक एक्टिविटी करता है, कोई क्रियाकलाप करता है, तो वो अपने मन से करता है, इंटेंशनली करता है, अपने आप नहीं हो जाता है, उसे खुद वो काम करना पड़ता है, तभी हम उस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। पढ़ना किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन पढ़ना पड़ता है। जो पढ़ना पड़ रहा है वो हम इंटेंशनली कर रहे हैं, कोई हमसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। आप बच्चे को कहें कि आप ज़बरदस्ती बिठा दें या आपको कोई ज़बरदस्ती बिठा दे कि आप पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ोगे। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए पढ़ने का, आपको पहले से विचार होना चाहिए कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या फिर मुझे कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए इंटेंशन ज़रूरी है और जो बिहेवियर होगा वो इंटेंशनली बिहेवियर होता है। लर्निंग हमेशा सुविचारित होती है, इंटेंशनली होती है। लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक होने का मतलब क्या है? ये व्यक्तिवादी होती है, ये व्यक्तिवादी होती है। व्यक्तिवादी होने का मतलब क्या हुआ कि हर एक इंडिविजुअल अपने तरीके से सीखता है, हर एक इंडिविजुअल का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। मतलब यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो मायने रखते हैं कि हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखता है, हर एक बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीख सकता है। इसलिए जो लर्निंग है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, हर एक बच्चा अपने तरीके से सीखता है। आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा होता है, कोई एसएस में बहुत अच्छा होता है, कोई साइंस में बहुत अच्छा होता है। तो ये सब किसके कारण आ रहे हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो लर्निंग है वो हमारी क्या है? व्यक्तिवादी है। हर एक बच्चे की जो सीखने की गति है वो अलग अलग हो सकती है, इंडिविजुअलिस्टिक होती है। तो लर्निंग है वो हमारी क्या हुई? व्यक्तिवादी हुई, इंडिविजुअलिस्टिक हुई। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग है, तो इसलिए हर एक बच्चे के जो एक तरीका अलग अलग होता है। लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब सक्रिय होता है। लर्निंग है वो हमेशा सक्रिय होगी। जब भी आपका सीखना होगा वो हमेशा एक्टिव होता है। जब हमें कोई भी चीज़ सीखनी होती है तो उसके लिए हमें सक्रिय होना जरूरी है।
चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। मान लीजिए बच्चे को चलना सीखना है तो उसका फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है। कोई सोते सोते तो चलना नहीं सीख जाएगा, उसका फिजिकल एक्टिव होना जरूरी है चलना सीखने के लिए, दौड़ना सीखने के लिए, साइकिल चलाने के लिए। इसी तरह से मेंटली इंटेलेक्चुअली भी एक्टिव होना जरूरी है कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए। देखिए, जो अनकॉन्शियसली हम जो सीख रहे हैं उसको हम एक्विजिशन बोलते हैं। जो हम अवचेतन मन से सीखते हैं उसे हम एक्विजिशन बोलते हैं। लेकिन जो हम कॉन्शियसली सीख रहे हैं, जिसके लिए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, उसे हम लर्निंग कह रहे हैं। तो लर्निंग क्या होगी? हमेशा सक्रिय हो। तो लर्निंग हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है, सक्रिय होता है। जहाँ पर बच्चा एक्टिव होगा तभी लर्निंग हो पाती है। कुछ बच्चों का क्लासरूम में ध्यान इधर उधर होता है, मतलब वो एक्टिव नहीं होते हैं, तो उनकी लर्निंग भी नहीं हो पाती है। लर्निंग करने के लिए हमें फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लासरूम में जब हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अवेलेबल रहेंगे तभी हम सीख पाएंगे। तो लर्निंग है वो हमारी एक एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। लर्निंग है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन का एक रिजल्ट होता है। मतलब जब बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, इन्वायरमेंट में हर चीज़ आ जाती है जो बच्चे के आसपास अवेलेबल है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब कोई भी मनुष्य है, कोई भी उसके रिश्तेदार हैं, उसका परिवार है, उसके दोस्त हैं, उसके टीचर हैं, मास मीडिया है, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएंगे। या फिर जो उसकी नेचुरल चीज़ें प्रेजेंट है, पेड़ पौधे, गाय भैंस, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो प्रेजेंट है, ये सब एनवायरनमेंट में आता है। बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, बच्चे अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है, बच्चा अपने परिवार के साथ बातचीत करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करता है, तो वहाँ से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। बच्चे की जो मोस्टली जो सोशल डेवलपमेंट है वो अपने आसपास के लोगों के साथ ही होता है। जब बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है तभी बच्चे में सोशल डेवलपमेंट, जो सामाजिक विकास है, वो हो पाता है। नैतिक विकास भी बच्चे का आपस में इंटरेक्शन के कारण ही हो पा रहा है। तो वहाँ पर जो लर्निंग हो रही है, जो बच्चा सोशल वैल्यूज सीख रहा है, जो मोरल वैल्यूज सीख रहा है बच्चे की, तो यहाँ पर जो लर्निंग हो रही है वो किसके कारण हो रही है? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के कारण हो रही है। बच्चे को आप एक बंद कमरे में बिठा के रखोगे तो की जो लर्निंग है वो नहीं हो पाएगी। सिर्फ और सिर्फ बंद कमरे में हम बच्चे की लर्निंग नहीं करवा सकते हैं। इसलिए जो हमारा NCF 2005 आया वो भी कह रहा है कि बच्चे को आप जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, जितना ज़्यादा बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करेगा, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे की जो लर्निंग है वो उतने ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। इसीलिए जितना ज़्यादा बच्चे को एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करवाओगे, बच्चे की जो लर्निंग है उतनी ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, मतलब जितने भी संरचनावादी हैं, चाहे वो वाइगोस्की हो, चाहे वो जीन पियाजेट हो, चाहे वो कोहलबर्ग हो, जो लर्निंग है वो कैसे होगी? एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से होगी। जैसा बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, बच्चे की जो लर्निंग है वो उतनी ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है, मतलब स्थानांतरण हो सकता है। एक टाइप की लर्निंग का, एक जगह सीखी गई नॉलेज का हम दूसरी जगह पर भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो लर्निंग है वो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे ने जो मैथ्स में जो लर्निंग की है वो फिजिक्स में काम नहीं आ सकती, या फिर जो बच्चे ने फिजिक्स में सीखा है वो मैथ्स में काम नहीं आ सकता। मतलब बच्चा जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सीख रहा है, बच्चा अपनी एक जगह से सीखी गई नॉलेज का प्रयोग दूसरी जगह पर भी कर सकता है। जैसे हम बच्चे को फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं, हम बच्चे को घुमाने ले जाते हैं, वहाँ पर हम बच्चे को डिफरेंट इमारतें दिखा रहे हैं कि ये ताजमहल है, ये कुतुब मीनार है। हम बच्चे को दिखा रहे हैं कि ये लाल किला है, ये कुतुब मीनार है। यहाँ पर बच्चा इतिहास के बारे में तो जान रहा है, इसने किसने बनवाया, इसका निर्माण क्यों किया, किसने किया, इस सब के बारे में जान रहा है। साथ साथ बच्चा उन शेप्स के बारे में भी सीख रहा है। शेप्स के बारे में बच्चा मैथ्स में सीख रहा है। मतलब जो हम बच्चे को SS में सिखा रहे हैं उसके साथ साथ बच्चा शेप्स भी सीख रहा है कि ये लंबी है, ये गोल है, ये चौड़ी है, ये किस तरह के आकार है। मतलब जो शेप्स के बारे में सीख रहा है बच्चा, साथ साथ वो कहाँ सीखा? वो मैथ्स के फील्ड में सीखा। मतलब एक जगह से सीखी गई नॉलेज का बच्चा दूसरी जगह पर भी स्थानांतरण कर सकता है। पहले बच्चे ने साइकिल चलाना आता है, फिर वो जब स्कूटी या बाइक चलाना सीखेगा तो वो अपनी जो नॉलेज है, साइकिल चलाने की जो नॉलेज है, उसका यूज करेगा स्कूटी और बाइक को बैलेंस करने में कि किस तरह से मुझे स्कूटी या बाइक को बैलेंस करना है। तो एक जगह की नॉलेज को वो दूसरी जगह पर प्रयोग कर सकता है। जो लर्निंग है वो हमारी ट्रांसफरेबल है, उसको हम स्थानांतरण कर सकते हैं। लर्निंग को हम प्रैक्टिस से रिटेन कर सकते हैं। जहाँ पर अभ्यास होगा, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही लर्निंग हमारी रिटेन रहेगी, उतनी ही हम लर्निंग को बरकरार रख सकते हैं।
मान लीजिए हमने बच्चे को टेबल सिखा दी, हमने बच्चे को 2 to 10 तक टेबल सिखा दी, बच्चे ने अच्छे से सीख भी ली है, लेकिन अगर बच्चे ने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ टाइम के बाद वो टेबल को भूल जाएगा। इसलिए लर्निंग को रिटेन रखने के लिए, लर्निंग को बरकरार रखने के लिए हमें प्रैक्टिस जरूरी होती है, अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो लर्निंग को अगर हमने रिटेन रखना है, लर्निंग को बरकरार रखना है, तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। आपने एक बार गाड़ी चलाना सीख ली, अगर आप बार बार नहीं चलाएंगे तो कुछ टाइम के बाद आप उसे भूलने लगेंगे। तो भूलने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लर्निंग है वो एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोडक्ट नहीं होता है। लर्निंग एक सीखने की पूरी प्रक्रिया होती है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। मान लीजिए बच्चे को चलना सीखना है, तो पहले उसके लिए बच्चा खड़ा होना सीखता है, फिर बच्चा किसी के सहारे से चलना सीखता है, फिर बच्चा इंडिपेंडेंटली चलना सीखता है। तो मतलब ये क्या हुई? एक पूरी प्रोसेस होती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें जो लर्निंग है वो 1 सेकंड में हो नहीं जाती है, इंस्टेंट नहीं होती है, उसके लिए हमें टाइम लगता है, पूरी एक प्रक्रिया होती है, पूरा एक प्रोसेस होता है। तो लर्निंग है वो ऑलवेज एक प्रोसेस होता है, एक प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई उत्पाद नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। हर एक बच्चा सीखने में कैपेबल होता है। हम किसी भी बच्चे को ये कह के नहीं नकार सकते कि इसमें तो सीखने लायक कोई गुण ही नहीं है, ये तो सीख ही नहीं सकता है। हर एक बच्चा सीख सकता है। हर एक बच्चे का जो सीखने का स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। हम हर एक बच्चे को एक ही मेथड से सिखा देना चाहते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। वहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो कैटर नहीं होते हैं। हर एक बच्चा सीख सकता है, लेकिन हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। हम बहुत जल्दी बच्चों पर इरिटेट हो जाते हैं, नहीं तुम्हारे तो बस का ही नहीं है, तुम तो सीख ही नहीं सकते हो, तुम तो किसी भी लायक नहीं हो। और ये जो चीज़ें हैं ये बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। हर एक बच्चा सीखने में कैपेबल होता है, ये टीचर को अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बच्चे का जो सीखने का तरीका है, बच्चा एक तरीके से नहीं सीख रहा, उसे दूसरे तरीके से सिखाओ, दूसरे से नहीं सीख रहा तीसरे से सिखाओ। हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग है। हर एक बच्चे का जो सीखने की गति है, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा बहुत धीरे सीखता है, वहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो नहीं सीख सकता। हर एक बच्चा सीखने के लिए कैपेबल होता है, हर एक बच्चे में दिमाग होता है। हम लर्निंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम बच्चे की हाइट को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले बच्चा 1 फीट का था, अब बच्चा 2 फीट का हो रहा है। पहले बच्चे में 15 किलो वजन था, अब बच्चा 20 किलो का हो गया। ये डायरेक्टली ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, लेकिन जो लर्निंग है उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसके डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। लर्निंग का हम कैसे पता लगाएंगे? जब बच्चे के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आएगा। जो भी बिहेवियरिस्ट हैं, जो भी व्यवहारवादी हैं, वो कहते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग है, बच्चे का जो सीखना है, वो क्या होता है? बच्चे के व्यवहार में परमानेंट चेंज आएंगे। जब बच्चे के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ रहे हैं, जब आप बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन देखेंगे और परिवर्तन भी स्थायी होने चाहिए, तब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ लर्निंग हुई है। बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जो बच्चे ने थोड़ा सा सीखा, हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जब तक बच्चा उस कॉन्सेप्ट को परमानेंटली सीख जाए, जब बच्चा उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से सीख जाता है, तब हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तब हमें उसका अंदाजा लग सकता है। तो ये सब रही लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग की विशेषताएं। लर्निंग है वो ऑलवेज एक प्रोसेस होता है, एक प्रोडक्ट नहीं होता है। लर्निंग ट्रांसफरेबल है, एक सिचुएशन का ज्ञान दूसरे सिचुएशन में हम लगा सकते हैं। लर्निंग है वो गोल डायरेक्टेड होती है, लक्ष्य निर्देशित होती है। जब तक हमें एक गोल नहीं मिलेगा तब तक लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, लर्निंग कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। ये सब लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम देखते हैं लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक लर्निंग को प्रभावित करते हैं। पहला जो कारक है वो है लर्निंग एंड मैच्योरेशन। लर्निंग एंड मैच्योरेशन, सबसे पहले हम ये समझते हैं मैच्योरेशन क्या होती है। मैच्योरेशन होती है परिपक्वता। ये उम्र के साथ आती है, एज फैक्टर होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, बच्चे की मैच्योरिटी बढ़ती है, चाहे वो फिजिकल एरिया में हो, चाहे वो कॉग्निटिव में हो, चाहे वो सोशल में हो, चाहे वो मोरल में हो, चाहे वो इमोशनल में हो। हर एक डायमेंशन में बच्चे की मैच्योरिटी बढ़ती है। किसके साथ? एज के साथ, आयु के साथ। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, बच्चे की मैच्योरिटी बढ़ेगी। मैच्योरेशन को हम अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेट्स बोलते हैं। जो बच्चे में ट्रेट्स हैं उनको
अनफोल्ड करना ही मैच्योरेशन कहलाता है। कोई भी चीज़ बच्चे को सिखाने के लिए मैच्योरिटी होना जरूरी है, बच्चे में मैच्योरेशन आना जरूरी है। मैच्योरेशन का मतलब बच्चे की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसका भी होना ज़्यादा जरूरी है। जन्म लेते ही तो हम बच्चे को लिखना नहीं सिखा सकते, क्योंकि बच्चे की जो मसल्स हैं वो उतनी डेवलप ही नहीं हुई हैं कि बच्चा लिखना सीख जाए। तो लिखना सीखने के लिए बच्चे की मसल्स का मैच्योर होना जरूरी है, मतलब बच्चे की फिजिकल मैच्योरिटी जरूरी है। जो मैच्योरेशन है मेनली हेरिडिटी से प्रभावित होती है, आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, आनुवांशिक होती है, ये बायोलॉजिकल होती है। और जो लर्निंग है ये मोस्टली आपके वातावरण से रिलेटेड होती है कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है। एनवायरनमेंट का मतलब बच्चे की फैमिली भी आ गई, बच्चे का आसपास का नेबरहुड भी आ गया, बच्चे का स्कूल भी आ गया। ये सब बच्चा लर्निंग कहाँ करेगा? बच्चा अपने वातावरण से सीखता है। कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। बच्चा प्राइमरी स्कूल में होता है तब तो हम उसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं सिखाते हैं ना, वहाँ पर बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी है कि बच्चे की सीखने, अभी बच्चा सीखने लायक हुआ भी है या नहीं हुआ है, बच्चा उतना मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर लर्निंग डिपेंड करती है। मतलब लर्निंग होने के लिए, सीखने के लिए बच्चे की मैच्योरिटी ज़रूरी है। बच्चे का जो एकेडमिक सिलेबस बनाया जाता है, आपने देखा होगा सेकंड क्लास के बच्चे का जो सिलेबस है वो लो लेवल का होता है, फिर थर्ड क्लास के बच्चे का जो सिलेबस है वो थोड़ा हाई हो जाता है, फोर्थ लेवल के बच्चे का और हाई हो जाता है। ये किस पे डिपेंड करता है? बच्चे की इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है कि इस उम्र में आते आते बच्चा इतना सीखने लायक हो गया है। मतलब लर्निंग किस पे डिपेंड करेगी? मैच्योरेशन पर डिपेंड करेगी। फिर सेकंड आता है रेडीनेस टू लर्न, मतलब बच्चे का सीखने के लिए तत्पर होना बहुत ज़रूरी है। सीखने के लिए तत्पर होना जरूरी है, सीखने के लिए तत्परता। सीखने के लिए तत्परता का मतलब क्या है कि जब तक बच्चा सीखने को तैयार नहीं है आप उसे ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं सिखा सकते। एक दिन बच्चे का सीखने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, बच्चे का बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है, तो ज़बरदस्ती चाहे आप उसे 6 घंटे बिठा के रखें वो कुछ भी नहीं सीखेगा। मतलब आप, वो एक कहावत है ना कि आप प्यासे को कुएं तक तो ला सकते हैं लेकिन आप उसे पानी नहीं पिला सकते हैं। जब तक वो खुद पीना नहीं चाहेगा तब तक आप उसे पानी नहीं पिला पाएंगे। जब तक बच्चा खुद सीखना नहीं चाहेगा, जब तक बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं होगा तब तक बच्चे को आप नहीं सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चे को सीखने के लिए तत्पर करना पड़ेगा, बच्चे को सीखने के लिए रेडी करना पड़ेगा। अब बच्चे को सीखने के लिए किस तरह से रेडी करेंगे? मान लीजिए आज बच्चे को थ्योरी पढ़ने का मन नहीं है तो आप बच्चे को पार्क में ले जाएं, आप बच्चे को एक्टिविटी करवाएं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करवा दें। तो आपको सिखाना तो है बच्चे को, पर आप दूसरे तरीके से सिखाएं जिस तरह से बच्चा सीखने के लिए तैयार है। जब बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा तभी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ज़बरदस्ती आप बच्चे को चाहे 6 घंटे तक क्लासरूम में बिठा के रखें लेकिन बच्चे का दिमाग कहीं और ही होगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। सीखने के लिए बच्चे का तत्पर होना बहुत ज़रूरी है, सीखने में तत्परता का होना ज़रूरी है, रेडीनेस टू लर्न ज़रूरी है। बच्चे को सिखाने के लिए जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। वातावरण का मतलब क्या है? जैसे क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, बच्चे के लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, लाइट अच्छे से आ रही हो, वेंटिलेशन हो, सफाई हो कमरे की। ऐसा नहीं है कि कमरे में सफाई नहीं है, कमरे में मच्छर घूम रहे हैं या फिर वेंटिलेशन नहीं है या फिर लाइट नहीं आ रही है तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। लर्निंग के लिए हमें लर्निंग एनवायरनमेंट मिलना ज़रूरी है। लर्निंग के लिए, सीखने के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए क्या, आप खुद पर भी लागू करके देख सकते हैं। जब तक आपको एक प्रॉपर माहौल नहीं मिलता है, प्रॉपर वातावरण नहीं मिलता है तो आप नहीं पढ़ पाते। एक ही रूम में आप अच्छे से बैठ के स्टडी कर पाते हैं, जहाँ पर आपका सारा मटेरियल है वहीं पर ही आप फोकस कर पाते हैं, कहीं पर भी बैठकर पढ़ाई नहीं होती है। मतलब लर्निंग करने के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, एक लर्निंग के लिए एक वातावरण की ज़रूरत होती है। फिर आता है लर्निंग एंड मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, अभिप्रेरणा का होना ज़रूरी है। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है सीखने के लिए। बच्चा जब तक मोटिवेट नहीं होगा लर्निंग नहीं होगी। बच्चे को सिखाने के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेशन है ये 2 तरह की होती है, एक तो आंतरिक होती है, इंट्रिंसिक होती है, और दूसरी हमारी एक्सट्रिंसिक होती है जिसको हम बोलते हैं बाह्य या फिर बाहरी मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा। देखिए जो इंटरनल होती है, इंट्रिंसिक का मतलब जो इंटरनल होगी, जो आंतरिक होगी। आंतरिक का मतलब क्या है? जब बच्चा खुद से पढ़ना चाहता है, जो करने में
जो काम करने में बच्चे को खुद से आनंद मिलता है, बच्चे को खुशी मिलती है, तो वो वहाँ पर कौन सी अभिप्रेरणा होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को नॉवल पढ़ना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, जिसके लिए आपको बाहर से किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। जो काम आपको खुद ब खुद करना पसंद है, किसी को खाना बनाना बहुत पसंद है, किसी को पढ़ना बहुत पसंद है, किसी को खेलना बहुत पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है। जो काम खुद से करने का मन करे, जिससे ये लगे कि हाँ ये काम करके आज मैं खुश हूँ, ये काम करके मुझे खुशी मिल रही है, तो वहाँ पर जो मोटिवेशन काम करती है वो हमारी आंतरिक होती है, इंट्रिंसिक होती है, इंटरनल होती है। लेकिन जो बाह्य होती है, बाहरी होती है, उसके लिए एक बाह्य फोर्स की ज़रूरत होती है, एक बाहरी बल की ज़रूरत होती है। जैसे आप अब क्यों पढ़ रहे हैं? आप अब पढ़ रहे हैं सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, या फिर कोई भी एक टीचिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। जो टीचिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई आपको करना है वो आपका बाह्य मोटिवेटर है, वो आपकी एक बाह्य अभिप्रेरणा है, आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जहाँ पर भी आपका बाहर का फैक्टर काम करे, चाहे वो कोई उपहार हो सकता है, या फिर आपका प्रेज हो सकता है, कोई प्रशंसा हो गई, या फिर आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ भी जो आपका बाह्य बल जहाँ पर आपका काम कर रहा है। आप किसी की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ रहे हैं, कि जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं कि मुझे अच्छा बच्चा कहेंगे, वो कौन सी अभिप्रेरणा हुई? एक्सट्रिंसिक अभिप्रेरणा हुई। कोई भी इनाम पाने के लिए हम कोई भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि अगर ये कंपटीशन हमने जीत लिया तो हमें इनाम मिलेगा। ये जो अभिप्रेरणा है वो बाह्य होती है, बाहरी होती है। इसके लिए हमें अंदर से कोई खुशी नहीं मिलती है। यहाँ पर हमें, हमारे दिमाग पर ये प्रेशर होता है कि हमें ये करना ही है क्योंकि मुझे ये चाहिए। हम मार्क्स अच्छे अचीव करना चाहते हैं, हम एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो जो अच्छे मार्क्स लाना है वो हमारी बाहरी अभिप्रेरणा है, वो हमारी बाह्य मोटिवेशन है। उसके लिए हमें अंदर से कोई खुशी नहीं मिल रही है। तो जो ये मोटिवेशन है ये बहुत ज़रूरी है, चाहे एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो। इंट्रिंसिक सबसे बेस्ट होती है जब बच्चा खुद से मोटिवेटेड होता है, जब से अंदर से जो खुशी मिलती है तो उसमें वो अपना 100% दे पाता है। तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो 100% होती है। लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा भी अच्छी होती है कि अगर हमें जब तक कोई बाह्य प्रेरणा मिल रही है, किसी भी काम को शुरू करने के लिए जो अभिप्रेरणा चाहिए होती है वो एक्सट्रिंसिक चाहिए होती है, बाहरी चाहिए होती है। जब तक बच्चा कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलेगी, जब तक बच्चे को एक बाहरी अभिप्रेरणा मिलेगी, तब वो अपना एक काम स्टार्ट कर देगा। फिर धीरे धीरे उसे उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, उसे अच्छा लगने लगेगा, तो वो बाहरी अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा में बदल जाएगी। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में भी बदल जाएगी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं? जो मोटिवेशन है वो सबसे पहले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मोटिवेशन है। फिर बच्चे की जो मैच्योरेशन है, बच्चों की मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे वो फिजिकल में हो, चाहे वो मेंटल में हो। फिर उसके बाद रेडीनेस टू लर्न, बच्चे के लिए, बच्चे को सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है, तत्पर होना जरूरी है। आप बच्चे को तब तक बिल्कुल नहीं सिखा सकते जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है। और लर्निंग के लिए हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर वातावरण की ज़रूरत होती है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा था जो लर्निंग है वो क्या होती है। किसी भी मनुष्य के बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज होते हैं उसे हम लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग में हैबिट्स की एक्विजिशन हो सकती है, नॉलेज की एक्विजिशन हो सकती है। जो लर्निंग है वो हमेशा एक परमानेंट चेंज होगा। लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग ऑलवेज गोल डायरेक्टेड होती है। जब तक हमें गोल नहीं मिलेगा लर्निंग नहीं हो पाएगी। लर्निंग हमेशा एक गोल को प्राप्त करने के लिए होती है। लर्निंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आई थिंक जो लर्निंग वाला टॉपिक है, लर्निंग क्या होती है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लर्निंग की, लर्निंग के कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।